उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज मजमूई तौर पर 165 सीटों पर असम्बली इंतखाबात की वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 52% वोटिंग। पोलिंग बूथों पर वोटरों की कतारें। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के वसी इंतजामात। उत्तर प्रदेश के दूसरे मरहले में 9 अजला की 55 सीटों पर 586 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। उत्तराखंड की 70 सीटों पर 632 और गोवा की 40 असम्बली सीटों पर 301 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब और मणिपुर में भी शबाब पर इंतखाबी सरगर्मियां। वज़ीर आज़म ने कानपुर देहात और पंजाब के जालंधर में अपोजिशन को बनाया हदफ तनकीद, तो मणिपुर में राजनाथ सिंह का हिज़्ब इख्तिलाफ पर हमला। पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी का जलसा-ए-आम, तो केजरीवाल ने किया रोड शो। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से खिताब। ABJ घपले पर कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। श्रीहरिकोटा से PSLV-C 52 मिशन की कामयाब लॉन्चिंग। हर मौसम में ज़राअत, जंगलात और हाइड्रोलॉजी समेत सैलाब के ख़तरे वाले इलाकों की हाई रिजोल्यूशन तस्वीर लेने में करेगा मदद। वज़ीर आज़म ने खलाई साइंसदानों को पेश की मुबारकबाद। और पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले की तीसरी बरसी पर वज़ीर आज़म ने शहीदों की बहादुरी और कुर्बानी को किया सलाम। वज़ीर दिफा ने कहा, मुल्क बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को कभी नहीं करेगा फरामोश। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे और गोवा, उत्तराखंड में ही एक ही मरहले में होने वाले इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश और गोवा में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। उत्तराखंड में राय दहिंदगान ने सुबह 8 बजे से वोट डालना शुरू किया। यहाँ भी वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के दूसरे मरहले में 9 अजला की 55 असम्बली सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इस मरहले में 586 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। 2017 के इंतखाबात में बीजेपी को इन 55 सीटों में से 38 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। इस मरहले में जिन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होना है, उनमें योगी हुकूमत के वज़रा सुरेश कुमार खन्ना, बलदेव सिंह औलख, छत्रपाल सिंह गंगवार और गुलाब देवी के अलावा साबिक वज़ीर धर्मपाल सिंह, राजेश सिंघल, ब्रजेश नरेश सैनी, राजा भारतेंद्र सिंह और यशवंत सिंह शामिल हैं। जबकि अपना दल इसने इत्तेहाद के उम्मीदवार हैदर अली खान को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने इस मरहले के दौरान साबिक वज़रा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कार्तिक किराना, स्वामी उमेश, इकबाल महमूद, महबूब अली, मोहम्मद आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को मैदान में उतारा है। जबकि BSP ने मनीष और सुरेश चंद्र धंधु को टिकट दिए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों में विवेक कांत, मुंशीराम और नीरज चौधरी के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से संजय कपूर, ओमवीर यादव, काजिम अली खां, सलीम खान और पूनम भी मैदान में हैं। हिमांशी ने पहली बार असेंबली इंतखाबात में वोट डाला। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने बताया कि पहली बार वोट डालने वाले हिमांशी का तजुर्बा कैसा रहा है। हमारे साथ मानसी हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डाल के आई हैं। मानसी, वोट डाल लिया आपने? ये आप देखें, मानसी ने वोट डाल लिया है। मानसी, आप वोट डालने आई हैं, पहली बार आपने वोट डाला है, क्या सोच के आप मतदान केंद्र पर पहुंची हैं? क्योंकि युवा भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है इस समय सरकार बनाने में। एक तो वोट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग वोट नहीं देते ये सोच के कि क्या होगा, लेकिन एक एक वोट से पार्टी जीतती भी है और हारती भी है। और वोटिंग क्या कहते हैं, वोटिंग की वजह से ही जो भी गवर्नमेंट आती है वो अच्छा ही करेगी, मतलब लाइक जो भी होगी वो कुछ अच्छा करे ही। अच्छा, यूथ के किस तरह के इश्यूज रहते हैं? और आपने देखा भी होगा कि बड़ा सोशल साइट्स पे आप लोग बिजी रहते हैं, क्या इनसे प्रभावित भी होते हैं और आप लोगों के इश्यूज किस तरह के रहते हैं?
थोड़े तो बेसिकली स्टडीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह या उनकी काउंसलिंग बहुत लेट हो रही है या फिर टाइमली नहीं होती है, ये सब। आप कैसा लगा जब पहली बार आप वोट डालने आई, घर से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंची? पहले आप देखती होंगी कि लोग वोट डाल के आते थे, लेकिन आप आज खुद वोट डालने आई। जी, मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट था पहले से कि मैं फ़र्स्ट टाइम वोट दूंगी, और ये सबको होना भी चाहिए क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है वोट देना। चलिए, धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि मानसी थी हमारे साथ और पहली बार इन्होंने वोट करा था और काफ़ी खुश हैं कि कम से कम सरकार में भागीदारी इनकी सुनिश्चित हुई है और इन्होंने अपना एक वोट लोकतंत्र के दिया है। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मुरादाबाद। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 51% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि पुरअमन पोलिंग जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के द्वितीय चरण की 55 विधानसभा सीटों के लिए आज दिन में 3 बजे तक कुल 51.93% मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें सहारनपुर जनपद में 56.7%, बिजनौर जिले में 51.79%, मुरादाबाद जिले में 56.04%, संभल में 49.11%, रामपुर में 52.74%, अमरोहा में 60.06%, बदायूं में 47.72%, बरेली में 50.18% और शाहजहांपुर में 46.86% मतदान हुआ है और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड में 70 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग जारी है। 70 रुकनी उत्तराखंड असेंबली में 63 ख्वातीन समेत कुल 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 13 सीटें दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए और 2 सीटें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। रियासत में कुल 11,697 पोलिंग मराकज़ बनाए गए हैं। दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। राय दहिंदगान शाम 6 बजे तक अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। और गोवा में 40 रुकनी असेंबली इंतखाबात के एक मरहले में होने वाले पोलिंग के लिए पोलिंग जारी है। यहाँ 26 ख्वातीन समेत 301 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से एक सीट दर्ज फहरिस्त ज़ात के लिए मुख्तस है। कोविड प्रोटोकॉल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पर 1000 वोटर्स का लिंक रखा है। इस बार रियासत में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा पोलिंग मराकज़ बनाए गए हैं। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई और उनकी शरीक हयात रीता श्रीधरन ने तलई गांव में वोट डाले। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने असम्बली इंतखाबात में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद उन्होंने इस जमहूरी अमल में लोगों से हिस्सा लेने की अपील की। और आज उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात इलाके में एक बड़े जलसे-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी TMC के एक रहनुमा से जो पहली बार गोवा में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे पूछा गया कि गोवा में आपकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है तो आप यहाँ इलेक्शन लड़ने क्यों आए हैं। इस सवाल पर उनका जवाब अवाम और इलेक्शन कमीशन के लिए सोचने की बात है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस तरह की तकसीम की सियासत को दफन किया जाए। TMC ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की TMC पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है,
वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। वजीर आजम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले और पहले मरहले की वोटिंग के रुझानात ने यह वाजे कर दिया है कि रियासत में बीजेपी जोरों शोर से इख्तिदार में आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार रंगों वाली होली उत्तर प्रदेश में 10 दिन पहले मनाई जाएगी, जबकि इंतखाबी नताइज 10 मार्च को आएंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हर जात और हर तबके के लोग बगैर किसी तकसीम और किसी उलझन के यूपी की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी माओ बहनों और बेटियों ने खुद बीजेपी की जीत का झंडा बुलंद किया है। पीएम ने मजीद कहा कि मुस्लिम ख्वातीन भी बगैर किसी शोर के घर से निकल रही हैं, मोदी को आशीर्वाद देने का ज़हन बना रही हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि एक बार फिर शिकस्त कुंभा परवरी की सियासत करने वालों की होगी। इन गौर परिवारवादी लोगों का चारों खाने पर चित्त कर दिया है भाइयों, उनको पराजित कर दिया है। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के जालंधर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 साल पहले हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद जवानों को याद किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे बहादुर शहीदों की आज तीसरी बरसी है। मैं पंजाब की सरजमीन से भारत माँ के बहादुर शहीदों के कदमों में अकीदत के साथ सर झुकाता हूँ। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की हमारे वीर शहीदों की तीसरी बरसी है। मैं पंजाब की धरती से भारत मां के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सर झुकाता हूं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के झांसी में एक जलसे आम से खिताब किया। कांग्रेस पर कुंभा परस्ती का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के बजाय कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने ख़ानदान की तरक्की की है। कि परिवारवादी पार्टियां देश और दुनिया का लोकतंत्र पर दबा है। परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश का, देश का भला नहीं कर सकती। ये कांग्रेस पार्टी है, जवाहरलाल जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आगे भगवान नहीं कौन गांधी, भगवान जाने कौन गांधी। ये लोग भला कर सकते हैं देश का। मणिपुर के लंगथाबल में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और दिगर सियासी जमातों पर कौल फेल में दोहरा मेयार अपनाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में कुछ लोगों के इस तर्ज अमल से सियासत पर अवाम का एतमाद कम होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसके कौल फेल में कोई फ़र्क नहीं है। बीजेपी ने अवाम से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया है। जो हम कहते हैं वह हम करते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण, उनके कहने और करने में अंतर होने के कारण पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स पर से
आम जनता का विश्वास समाप्त होता चला गया और यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पॉलिटिक्स में भी और पॉलिटिशियंस के प्रति भी निरंतर बढ़ती चली गई। इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में इस इंडिया में किसी ने स्वीकार किया है बहनों भाइयों, तो केवल और केवल आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है और किसी दूसरी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग के दिन समाजवादी पार्टी ने झांसी में कारकुनान से खिताब किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को हदफ़े तनकीद बनाया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक आज इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया। और वहीं दूसरी जानिब पंजाब के इंतखाबी तशहीर ज़ोर शोर से जारी है। आज कांग्रेस पार्टी ने होशियारपुर में एक रैली का इनेकाद किया है। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के साथ थे, लेकिन वज़ारत आला के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी कहीं नज़र नहीं आए। ताहम यहाँ राहुल गांधी ने वज़ीर आला के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को गरीबों का बेटा करार देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों के लिए काम कर रही है। पंजाब में किसानों, गरीबों, मजदूरों और छोटी व दरमियानी सनतों के लिए कांग्रेस हुकूमत चलाएगी। होशियारपुर असेंबली सीट को कांग्रेस के मजबूत किले के तौर पर जाना जाता है, जहां से पार्टी 1972 से 6 बार इलेक्शन जीत चुकी है। होशियारपुर न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क के नक्शे में एक बड़े और ख़ास शहर के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टियां लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज होशियारपुर में रोड शो किया। भारतीय खलाई तहकीक के इदारे ने PSLV-C 52 के जरिए सैटेलाइट EOS-04 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। ये 2022 का पहला लॉन्च मिशन है। PSLV-C 52 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से परवास की ज़मीन पर नज़र रखने वाले इस सैटेलाइट को ज़राअत, जंगलात और शजरकारी, मिट्टी की नमी और हाइड्रोलॉजी और सैलाब की नक्शा साजी नीज़ मौसमी हालात को आला मेयार की तस्वीर फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने साथ 2 छोटे सैटेलाइट भी ले गए हैं। ये PSLV की 54वीं परवाज़ है, जो 6 PSOM XL के साथ PSLV XL कन्फिग्रेशन वाला 23वां मिशन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिशन से वाबस्ता तमाम साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। इसरो के सरबराह ने भी साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने से मुतालिक मामले की समाअत कर्नाटक हाई कोर्ट में अब कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। आर्टिकल 25 से 1 और 2 पर तबादले ख्याल के बाद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज चेन्नई में असातिज़ा की तरबियत से मुतालिक कौमी तकनीकी तरबियती व तहक़ीक़ी इदारे में असातिज़ा और तलबा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 एक दूरअंदेश दस्तावेज़ है जो मुस्तक़बिल के लिए रोड मैप तैयार करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के इदारे असातिज़ा की सलाहियतों को अपडेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। The National Education Policy 2020 is a visionary document that lays out the roadmap for the future. It seeks to transform the educational ecosystem in our country and underlines the importance of energizing and motivating young faculty members. It stresses upon innovation, apart from underscoring the need for faculty members to be equipped with requisite skills to design their own curricular and teaching strategies. Within the approved framework, teachers should adopt the innovative strategies and their vision must address the important national and global challenges. दिल्ली में आज नर्सरी से 8वीं जमात तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वालिदैन की तहरीरी इजाज़तनामा लाजमी है। पिछले तकरीबन 2 वर्षों से छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद थे। स्कूलों ने किस तरह के इंतजामात किए हैं और 2 साल बाद छोटे बच्चों को स्कूल आकर कैसा लगा, इसका जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने।
कि राजधानी दिल्ली में नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। किस तरह की तैयारी की है स्कूलों ने, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाल भवन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विविध गुप्ता जी। सर, किस तरह की तैयारी करी है आपने? तो आज 2 साल के बाद ये मौका आया है कि हमारे बच्चे सारे वापस स्कूल आएँ और हम लोग सारे के सारे बहुत खुश हैं इस बात से। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हम लोगों ने जिस चीज़ का ध्यान रखा है वो ये रखा है कि सारे बच्चों को हम लोग ये बताएं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है एट ऑल टाइम्स। साथ ही साथ हमारा 100% स्टाफ फुली वैक्सीनेटेड है एंड जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं 9 to 12 के, उसमें से 95% स्टूडेंट्स ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इसके लिए स्कूल ने भी कैंप्स लगाए और हमारा जितना स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं कि छोटे बच्चे भी हैं? छोटे बच्चों के साथ चुनौती इसलिए भी है क्योंकि उन बच्चों ने अभी तक स्कूल देखे ही नहीं हैं। जो नर्सरी केजी के बच्चे हैं वो शायद आज पहली बार स्कूल में आए हैं और उनके लिए एक नया माहौल है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि उनके कुछ साथी जो हैं वो उन्हीं को बता रहे हैं कि नहीं हम लोग साथ में करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छी जगह खेलने कूदने के लिए आए हैं। तो इसलिए चुनौती मुझे लगता है बच्चे ही हमारे साथी बन जाएंगे और वो चुनौती बहुत बड़ी रहने नहीं वाली है। कहीं ना कहीं स्कूल तो पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों को कितनी खुशी मिल रही है स्कूल खुलने पे बात करते हैं। बेटा, आप बताइए कितनी खुशी लग रही है आपको? हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम कब से वेट कर रहे थे स्कूल खुल जाए, और क्योंकि स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हम फिज़िकली कर सकते हैं वो हम लोग उस चीज़ को हम लोग ऑनलाइन उतना मज़ा नहीं आता है जितना हम फिज़िकली कर सकते हैं। जैसे कि हमारा म्यूज़िक और हमारा डांस। हमें स्कूल आके बहुत मज़ा आ रहा है और हम भी वेट कर रहे थे कि हमारे कब स्कूल खुलें और हम अपनी टीचर से फिज़िकली मिल पाएँ। लास्ट टाइम हम 3rd में आए थे, 2 साल बाद आए हैं 5th में। तो अब जो हम वर्चुअल नहीं कर पा रहे थे, स्पोर्ट्स गेम्स, ये सब हम फिज़िकल में अब कर पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम 2 सालों बाद स्कूल आई हूँ। Now I have come to school and I am very enjoying. There are so much activities and so much new learnings. ये छोटे बच्चे स्कूल में आकर काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उत्साहित इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि करीब 2 साल बाद इनको स्कूल आने का मौका मिला है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ABG शिप यार्ड धोखाधड़ी मामले में इंडिया हुकूमत को कार्रवाई करने में कम वक्त लगा है। साबिक़ यूपीए हुकूमत की तनक़ीद करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इस खाते को 2013 में ही NPA करार दिया गया था। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मुल्क में पिछले अक्टूबर से अफ़रात ज़र की शरह मुसलसल कम हो रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत का ताल्लुक़ है, अगर आप पिछले अक्टूबर से अफ़रात ज़र की रफ्तार देखें तो नीचे की जानिब बढ़ रहा है। वहीं बुनियादी असर आने वाले दिनों में इसके मुख्तलिफ असरात होंगे। मुल्क 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जम्मू कश्मीर में हुए हमले की 3री बरसी मना रहा है। बहादुर जवानों की कुर्बानियों को याद करते हुए मुल्क नम आँखों से उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर लेथपोरा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के लेथपुरा में हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद फ़ौजी जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में लिखा है कि मैं 2019 में इस दिन पुलवामा के तमाम शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और हमारे मुल्क के लिए उनकी गिरां क़द्र खिदमात को याद करता हूँ। उनकी बहादुरी और आला तरीन कुर्बानी हर भारतीय शहरी को एक मजबूत और खुशहाल मुल्क के लिए काम करने की तरग़ीब देती है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने भी पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए फ़ौजी जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा कि ये मुल्क 2019 में पुलवामा में शहीद हुए बहादुर CRPF जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। मैं उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मुल्क में नॉन इलेक्ट्रिक फ्लैट यानी NPS के लिए कोयले की कोई कमी नहीं है और फ़िलहाल यौमिया 3.4 लाख टन कोयले की सप्लाई हो रही है। ये बयान कोल इंडिया लिमिटेड ने जारी किया है। कोल इंडिया ने यह भी कहा है कि ये शोबे की कंपनी की जानिब से की जाने वाली औसत सप्लाई है। वज़ारत इत्तलात और टेक्नोलॉजी ने 54 मोबाइल ऐप पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा पैदा करने वाले इन ऐप पर पाबंदी आयद की गई है। इससे कबल भी वज़ारत ने
वक्तन फ़वक्तन ऐसी शिकायत मौसूल होने के बाद मुतअद्दिद मोबाइल ऐप पर पाबंदी आयद कर दी थी। फिल्मी दुनिया की मारूफ अदाकारा मधुबाला का आज यौम पैदाइश है। मधुबाला ने 2 दहाइयों के अपने फिल्मी सफ़र के दौरान 73 फिल्मों में काम किया। मधुबाला को आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बाअसर शख्सियत करार दिया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। फिल्मी दुनिया की मारूफ अदाकारा मधुबाला का असल नाम मुमताज़ जहां था। 1950 और 60 की दहाई में इंतहाई खूबसूरत और हमाजहत खूबियों से मालामाल मधुबाला ने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज 9 साल की उम्र में किया। मधुबाला ने 2 दहाइयों के अपने फिल्मी सफर के दौरान 73 फिल्मों में काम किया। मधुबाला को आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बाअसर शख्सियत करार दिया जाता है। मधुबाला ने 1947 में पहली फिल्म नील कमल के लिए बतौर हीरोइन और नाज़रीन कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से ये हमें रोकना पड़ा है। फ़िलहाल उर्दू ख़बरनामे में वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।